नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं। चीनी लोक कथा सुनहरी बांसुरी। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। बहुत पुरानी बात है। चीन के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वह अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। उसके पिता का देहांत हो गया था। माँ अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। लड़की को लाल रंग बहुत पसंद था, इसलिए सब उसे सिंदूरी कहकर पुकारते थे। सिंदूरी बहुत सुंदर थी। थोड़ी बड़ी होने पर वह अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन माँ बेटी खेत में हल चला रही थी कि तभी तेज आंधी आई। आंधी में एक ड्रैगन आसमान से उड़ता हुआ आया और सिंदूरी को लेकर उड़ गया। माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए दूर तक दौड़ी, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। अपनी बेटी को खोकर माँ पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी। अपनी बेटी की चिंता में उसके बाल सफेद हो गए, चेहरा झुर्रियों से भर गया। एक दिन वह अपनी बेटी को याद करते हुए जंगल की ओर जा रही थी। वहीं लाल सरस फल के पेड़ में उसका कपड़ा फंस गया। उसने अपने कपड़े को पेड़ से हटाया तो उसके पास एक बहुत ही सुंदर सरस का फल आकर गिरा। उसने उस फल को उठा लिया और अपने घर ले जाकर एक कोने में रख दिया। रात होने पर वह अपनी बेटी को याद करते हुए सो गई। तभी चमत्कार हुआ और सरस के फल से एक नौजवान निकला। सुबह होने पर बुढ़िया ने अपने घर में एक सुंदर नौजवान को पाया तो वह हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, तुम कौन हो बेटा? नौजवान युवक बोला, माँ, मुझे पता है कि आप अपनी बेटी की याद में दिन रात रोती रहती हैं। मैं ड्रैगन से आपकी बेटी को छुड़ा कर लाऊंगा। नौजवान की बात सुनकर बुढ़िया खुशी से बोली, सच बेटा? तुम्हारा क्या नाम है? तुम तो मेरे लिए देवदूत बनकर आए हो। युवक बोला, मेरा नाम चिंपी है। इसके बाद चिंपी बुढ़िया से आज्ञा लेकर ड्रैगन की तलाश में निकल पड़ा। वह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। वह चिंपी से बोला, मुझे पता है वह ड्रैगन कहाँ रहता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर पहाड़ है। पहाड़ के दूसरे छोर पर ड्रैगन की गुफा है। ढलान पर बने उस घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर लगातार 7 रातें और 7 दिन चलकर तुम ड्रैगन की गुफा तक पहुँच जाओगे। उस व्यक्ति को धन्यवाद देकर ड्रैगन की तलाश में चिंपी चल पड़ा। चिंपी के पास जादुई शक्तियां भी थी। वहां उसने देखा कि लाल कपड़ों में एक सुंदरी बैठी रो रही है। चिंपी समझ गया कि वह सिंदूरी है। तभी ड्रैगन अपनी जीभ लपलपाता हुआ वहां आया और सिंदूरी को अपनी पूंछ से मारते हुए बोला, ओ सुंदरी, मत कर इनकार, हो जा विवाह के लिए तैयार, नहीं तो मैं तुझको दूंगा मार। सिंदूरी गुस्से से बोली, मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो। इसके बाद ड्रैगन ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली। उसकी जीभ से आग बाहर निकली। आग की गर्मी से सिंदूरी छटपटाने लगी और बेहोश हो गई। यह देखकर चिंपी को बहुत गुस्सा आया। वह मन में सोचने लगा कि ड्रैगन को मारने के लिए मेरी शक्तियां कम हैं। मुझे ड्रैगन को मारने के लिए नई तरकीब ढूंढनी होगी। इसके बाद वो वहां से वापस चला गया। नदी के पास जाकर वह सोच में डूब गया कि सिंदूरी को ड्रैगन से कैसे मुक्त कराया जाए। तभी उसने देखा कि एक घोंघा नदी के पास छटपटा रहा था। चिंपी ने उसे पास जाकर देखा तो पाया कि उसे एक कांटा चुभ गया था। चिंपी ने घोंघे का कांटा निकाला। कांटा निकालते ही उसे राहत महसूस हुई। घोंघा चिंपी से बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमको इनाम दूंगा। इसके बाद वह नदी में गया और वहां से एक सुनहरी बांसुरी लेकर आया। घोंघा बोला, इस बांसुरी की सहायता से तुम ड्रैगन को आराम से मार सकते हो। इसके बाद घोंघा समुद्र में चला गया। चिंपी ने उस सुनहरी बांसुरी को अपने ओंठों से लगाया कि मधुर आवाज पूरे वातावरण में गूंजने लगी। चिंपी ने देखा कि सारे पशु पक्षी और पेड़ पौधे बांसुरी की आवाज में थिरक रहे हैं। वे सब तब तक थिरकते रहे जब तक कि चिंपी ने बांसुरी बजानी बंद नहीं की। अब चिंपी को समझ में आ गया कि ड्रैगन को कैसे मारना है।
वह उस बांसुरी को लेकर वापस ड्रैगन की गुफा में पहुंचा। सिंदूरी जंजीरों में जकड़ी सो रही थी। चिंपी ने सिंदूरी के ऊपर हाथ फेरा जिससे कि जादुई बांसुरी की धुन का उस पर कोई असर ना हो। इसके बाद उसने बांसुरी को अपने ओंठों से लगाया। जैसे जैसे बांसुरी की तान तेज होती गई वैसे वैसे ड्रैगन उस बांसुरी की धुन पर थिरकने लगा। बांसुरी बजाते बजाते 2-3 दिन बीत गए लेकिन चिंपी के ओंठों से बांसुरी नहीं हटी। अब तो ड्रैगन की जान निकलने को हो गई। उसने चिंपी से कहा कि मुझे छोड़ दो और इस बांसुरी के स्वर से मुक्त कर दो। सिंदूरी को मैं मुक्त करता हूँ। सिंदूरी चिंपी को देखकर समझ गई कि यह बहादुर युवक उसे ही ड्रैगन की कैद से मुक्त कराने के लिए आया है। वह उसकी बहादुरी और अच्छाई पर मुग्ध हो गई। चिंपी ने दया कर बांसुरी बजानी बंद कर दी। लेकिन यह क्या, बांसुरी बंद करते ही ड्रैगन ने अपनी जीभ से चिंगारियां निकालकर चिंपी की ओर उछालनी शुरू कर दी। चिंपी ने बड़ी मुश्किल से उन अंगारों से अपना बचाव किया। अब उसने अपने ओंठों से जो बांसुरी को लगाया तो वह तब तक नहीं हटाया जब तक ड्रैगन नाच नाच कर अपने प्राण नहीं त्याग दिए। उसके मरते ही सिंदूरी की बेड़ियां अपने आप कट गई। चिंपी सिंदूरी को लेकर उसकी माँ के पास लौट आया। अपनी बूढ़ी माँ के गले लगकर सिंदूरी बहुत रोई। वह बोली, माँ, आपको बहुत दुख भरा जीवन जीना पड़ा है लेकिन अब मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, अब सब सचमुच ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसने सिंदूरी का विवाह चिंपी से कर दिया। वे सभी खुशहाल जीवन जीने लगे। धन्यवाद। ये सुनते हैं श्रीलंका की लोक कथा विचित्र टोपी। एक गरीब लड़का था। इतनी बड़ी दुनिया में उसका कहीं कोई नहीं था, न माता पिता न भाई बहन, पर वह लड़का बड़ा परिश्रमी था। एक बार उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर एक किसान ने उसे एक बैल दे दिया। लड़के ने सोचा, बैल से किसी बंजर जमीन को जोतूंगा और उस पर कोई फसल उगाने की कोशिश करूंगा। वह बैल लेकर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे। लड़के के बदन पर ना कपड़े थे और ना पैरों में जूते, फिर भी वह अपनी धुन में बैल हाँकता चला जा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा तो 3 व्यक्ति शरारत से मुस्कुराते खड़े थे। लड़के ने उनसे पूछा, आपने मुझे पुकारा था, क्या कोई काम है? उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, तुम यह बकरा कहाँ लिए जा रहे हो? लड़का चौंक उठा, बकरा? यह बकरा नहीं, बैल है। वह व्यक्ति ठहाका मारकर हंस पड़ा और अपने साथियों से बोला, देखा इस पागल को, यह बकरे को बैल बता रहा है। जरूर इसने कोई नशा कर रखा है। उसकी बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, और बकरा भी कैसा, बिल्कुल मरियल, कोई कौड़ी का भी ना पूछे। तीसरा व्यक्ति बोला, पर हमें इस बेचारे की सहायता करनी चाहिए, 4-5 रुपयों में यह बकरा खरीद लेना चाहिए। यह सुनते ही पहले व्यक्ति ने टेंट से 5 रुपए निकाले और लड़के के हाथ में थमाते हुए बैल की रस्सी छीन ली। वह लड़का बेचारा कुछ समझ भी नहीं पाया कि क्या करे क्या कहे। वह अकेला था और वे थे 3। वह यह भी समझ गया था कि वे तीनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। वह यह भी जान गया था कि ज्यादा चूं चपड़ करने पर वे तीनों उसे पीटने लगेंगे और मुफ्त में ही बैल लेकर चल देंगे। सो उसने उस समय चुपचाप रहना ही उचित समझा। वे तीनों व्यक्ति बैल लेकर चल पड़े। वे अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे कि वह लड़का भागता भागता उनके पास आया। उसने कहा, आप लोग बहुत दयालु हैं। मेरे मरियल बकरे को सचमुच कोई न पूछता, पर आपने उसके 5 रुपए दे दिए। आपसे बढ़कर सज्जन मुझे कहाँ मिलेंगे। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप लोग मुझे नौकर रख लें तो मेरे कुछ दिन सुख से कट जाएंगे। तीनों व्यक्तियों ने सोचा, यहाँ तो मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। लड़का बड़ा मेहनती था। कुछ ही दिनों में उसने तीनों का विश्वास जीत लिया। वह उनके सारे काम करता, घर खर्च और पैसों का भी पाई पाई हिसाब रखता। तीनों उससे बड़े खुश थे।
एक दिन वह लड़का एक विचित्र सी टोपी लगाए घर लौटा। उसकी 3 नोकों वाली टोपी देखकर तीनों व्यक्ति हंस पड़े। वे बोले, ये जोकरों की टोपी कहाँ से लेकर आया है? पर लड़का गंभीर बना रहा। उसने कहा, यह टोपी जोकरों की नहीं है, यह एक करामाती ताज है। इसे पहनकर बाजार में से हर चीज मुफ्त ली जा सकती है। इसी के कारण तो मैं आपसे अपने खर्च के लिए कुछ लेता नहीं। तीनों व्यक्तियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह देखकर लड़के ने कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? कल बाजार में चलिएगा और इस ताज की करामात स्वयं देखिएगा। तीनों व्यक्तियों ने हामी भर दी और अपने काम धंधे पर निकल गए। उधर वह लड़का वही टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने 3 बड़ी दुकानें चुनी, फिर उनके मालिकों को बड़ी बड़ी रकमें देकर बोला, कल मैं अपने 3 मेहमानों के साथ आऊंगा। पहचान के लिए यही टोपी पहने रहूंगा। वे जो खाएं पिएं, जो मांगे देना, पर 1 पैसा भी नहीं मांगना। यह पेशगी रकम लो, बाद में मैं हिसाब कर लूंगा। दुकानदारों को इसमें क्या आपत्ति होती? लड़के का भी इसमें कोई नुकसान नहीं था। उसने वह रकम उन तीनों व्यक्तियों की एक गुप्त गुल्लक में से निकाल कर दी थी। दूसरे दिन सुबह वह तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार में पहुंचा। तब तक बाजार में उसके पेशगी रकम देने की बात फैल चुकी थी। सबने उससे कोई सिरफिरा रईस समझ लिया था। इसलिए जिस दुकान के सामने से वह निकल जाता, उसका मालिक सिर झुकाकर अदब से खड़ा हो जाता। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद वह लड़का उन्हीं एक बड़ी दुकान में ले गया। यहाँ खाने पीने की बड़ी स्वादिष्ट चीजें रखी थी। चारों ने छक्कर भोजन किया। भोजन करने के बाद लड़का उठा। उसके साथ तीनों व्यक्ति भी उठ खड़े हुए। जब वे बाहर जाने लगे तो दुकान का मालिक हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह बोला, फिर कभी जरूर पधारिएगा, दुकान आपकी ही है। लड़का मुस्कुरा कर रह गया। दुकान के आईने में उसने अपनी विचित्र टोपी कुछ ठीक की और फिर दुकान के बाहर आ गया। तीनों व्यक्तियों की तो आंखें फटी रह गई। उन्होंने सपने में भी टोपी के चमत्कारी होने की बात नहीं सोची थी। वे अभी सोच विचार में डूबे ही थे कि लड़के ने कहा, आइए अब और कहीं चलें। तीनों व्यक्ति चुपचाप उसके पीछे हो लिए। वह लड़का दिन भर उन्हें बाजार में घुमाता रहा। दोपहर में वह उन्हें एक और होटल में खाना खिलाने ले गया। शाम को भी उसने उनकी इसी तरह खातिरदारी की। तीनों व्यक्तियों को तो जैसे सब सपना सा लग रहा था। जहां भी वह लड़का टोपी पहने जाता, वहीं उसकी बड़ी आवभगत होती थी। रात को वे घर लौटने लगे। राह में उन तीनों व्यक्तियों ने वो चमत्कारी टोपी खरीदने का निश्चय किया और घर पहुंचते ही वह उस लड़के से टोपी खरीदने की बात चलाने लगे। लड़के ने टोपी बेचने से इनकार कर दिया। वह बोला, मेरे पास यही तो एक पैतृक संपत्ति है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। उधर तीनों व्यक्तियों ने किसी भी तरह वह टोपी हथियाने का निर्णय कर लिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर उसकी चरौरी विनती की। अपना सब कुछ देकर भी टोपी खरीदने की उतावली दिखाई तो लड़के ने कहा, आप लोग मुझे इतना लज्जित ना करें, मैं आपको ये टोपी दे दूंगा। उसी रात तीनों व्यक्तियों ने अपनी सारी संपत्ति लड़के को थमाकर उससे टोपी ले ली। लड़का उनका सारा माल असबाब अपनी उसी बैल पर लाद कर चल पड़ा और रातों रात बहुत दूर निकल गया। सुबह हुई और तीनों व्यक्ति टोपी की बदौलत बाजार का बाजार खरीदने के लिए चल पड़े। बाजार पहुंचने पर वे पहले उसी दुकान में गए जहां एक दिन पहले उस लड़के ने उन्हें छक्कर भोजन कराया था। टोपी के कारण दुकान का मालिक उन्हें फौरन पहचान गया। उसने उठकर उनकी आवभगत की और स्वयं खाने पीने की चीजें ला लाकर उनके सामने रखता गया। तीनों व्यक्तियों ने सोचा, टोपी अपना कमाल दिखा रही है। उन्होंने खूब चक्कर खाना खाया, फिर डकार लेते हुए उठ खड़े हुए। जब वे बिना पैसे दिए बाहर जाने लगे तो दुकानदार ने कहा, जनाब पैसे तो देते जाइए। तीनों व्यक्ति तमक उठे, पैसे पैसे किस बात के? और यह कहते हुए उनमें से एक ने टोपी दुकानदार की आंखों के सामने नचा दी। दुकानदार काफी मोटा तगड़ा था। वह अकेला ही तीनों के लिए काफी था। उसने लपक कर टोपी वाले व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और बोला,
अब बताऊं तुझे पैसे किस बात के। तीनों व्यक्ति बड़े शक पकाए। उनमें से एक ने जल्दी जल्दी पैसे देकर अपना पिंड छुड़ाया और दुकान के बाहर आ गए। बाहर आकर वे आपस में झगड़ने लगे। टोपी पर उन्हें अभी भी विश्वास था। दोनों व्यक्तियों ने अपने तीसरे साथी से कहा, तुमने टोपी हाथ में ले रखी थी, इसी कारण उसका असर नहीं हुआ, तुम इसे सिर पर पहनो। तीसरे व्यक्ति को इस बात में सच्चाई लगी। उसने टोपी सिर पर रख ली। उसे बड़ी शर्म मालूम पड़ रही थी, पर क्या करता। अब वे तीनों फिर एक दुकान में गए। वहां भी उन्होंने मनचाही चीजें खरीदी। जब वे उनकी गठरी बांधकर चलने लगे तो दुकानदार ने उनसे चीजों के दाम मांगे। तीनों व्यक्तियों को कुछ सूझ न पड़ा। घबराहट में टोपी पहना व्यक्ति दुकानदार के सामने आकर अपना सिर हिलाने लगा ताकि दुकानदार टोपी से प्रभावित हो जाए, पर इसका उल्टा असर हुआ। दुकानदार ने उसे जो थप्पड़ मारा तो टोपी उड़कर भट्टी में जा गिरी और क्षण भर में जलकर राख हो गई। टोपी के इस तरह भस्म होते देखकर तीनों व्यक्ति चीख चीख कर विलाप करने लगे। अब तो उस दुकान के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तीनों व्यक्तियों ने रोते रोते करामाती टोपी के गुण बतलाए तो लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दुकानदारों ने उन्हें असली बात बताई। अब तो उन तीनों व्यक्तियों के होश भागता हो गए। वे समझ गए कि उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना बदला लिया है। उस दिन से उन्होंने किसी को धोखा न देने की कसम खा ली। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी गलतफहमी। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। रेखा और सुनीता दोनों में गहरी दोस्ती थी। रेखा की शादी एक संपन्न परिवार में हो जाती है, वहीं सुनीता की शादी एक मिडिल क्लास में हो जाती है। एक दिन सुनीता रेखा से मिलने आती है। रेखा उसे बहुत प्यार से गले लगाकर मिलती है और दोनों काफी देर तक गप्पे मारती हैं। कुछ देर बात करने के बाद रेखा को लगता है कि सुनीता कुछ परेशान है। रेखा, सुनीता क्या बात है? मैं देख रही हूँ तू पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर पा रही है, कोई परेशानी है क्या? सुनीता, बहन मैं तेरे पास एक काम से आई थी। मुझे अपने बेटे का एडमिशन कराना है, लेकिन पैसे कम पड़ गए हैं। क्या तू मुझे 10,000 रुपए दे सकती है? मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। रेखा, बस इतनी सी बात, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? तू बैठ, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद रेखा पैसे लेकर आती है और सुनीता के हाथ पर रख देती है। रेखा, क्या तेरा बेटा मेरा बेटा नहीं है? ये ले पैसे और अच्छे से उसका एडमिशन करा, और हाँ, पैसे जब तेरे पास हो तो आराम से लौटा देना। सुनीता उसे धन्यवाद देकर चली जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। इस बीच रेखा और सुनीता कई बार मिली, लेकिन पैसों को लेकर कोई बात नहीं हुई। एक दिन रेखा के पति को कुछ पैसों की जरूरत थी। दिनेश, रेखा, वो तुम्हारे पास 10,000 रुपए रखे थे, वो देना। आज बैंक बंद है और मुझे किसी को पैसे देने हैं। रेखा, जी वो तो मैंने अपनी सहेली सुनीता को उधार दिए हैं, उसने कहा था जल्दी लौटा देगी। दिनेश, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है वो पैसे वापस करेगी? रेखा, आप कैसी बात कर रहे हो? दिनेश, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो रिश्तेदारों को कोई ना कोई मजबूरी बताकर पैसे ले जाते हैं, बाद में वापस नहीं करते। और तो और उन्हें पैसों की आवश्यकता भी नहीं होती, वे तो केवल अपनी मौज मस्ती के लिए उधार लेते हैं। रेखा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनीता कभी झूठ नहीं बोलती। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन रेखा सुनीता को फोन करती है। सुनीता, कैसी हो? रेखा, मैं हरिद्वार आई थी, 3-4 दिन में वापस आकर तुमसे बात करती हूँ। रेखा के मन में विचार आया, रेखा, कहीं मेरे पति सही तो नहीं कह रहे थे? इसके यदि पैसे थे तो इसने मुझे लौटाने की जरूरत नहीं समझी और घूमने चल दी। अब तो इसका जब भी फोन आएगा मैं सीधे सीधे पैसे मांग लूंगी। कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन सुनीता का फोन नहीं आता। एक दिन रेखा सुनीता को फोन करती है। रेखा, सुनीता, तू मेरे पैसे हड़प कर बैठ गई। मैंने तेरी मदद की थी और तू मेरे पैसे वापस करने के बजाय हरिद्वार घूम रही है। चुपचाप 2 दिन में मेरे पैसे लौटा दे। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म।
अगले दिन सुनीता रेखा के घर आती है। सुनीता, बहन इतनी गुस्सा क्यों हो? ये ले अपने पैसे। रेखा चुपचाप पैसे ले लेती है। सुनीता बोली, रेखा तू मेरी बचपन की सहेली है, तू जानती है मैं झूठ नहीं बोलती। मैं तेरे पैसे लौटाना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वे हरिद्वार में रहते हैं, हमें अचानक जाना पड़ा। तेरा फोन आने के अगले दिन उनका स्वर्गवास हो गया। हमें 13 दिन वहीं रुकना पड़ा। कल रात ही हम वापस आए हैं। यह सुनकर रेखा रोने लगी। रेखा, मुझे माफ कर दे, मैं भूल गई कि हरिद्वार में तेरा ससुराल है। मुझे गलत फहमी हो गई थी। सुनीता, कोई बात नहीं बहन, मुझे भी माफ कर दे, पैसे देने में देरी हो गई। सुनीता पैसे देकर चली जाती है, लेकिन उसके बाद सुनीता और रेखा पहले जैसी दोस्त नहीं रह पाती। वे कहीं मिलती तो सिर्फ औपचारिकता से थोड़ा बोल लेती थी। एक गलतफहमी ने उनके रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल दी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी सोने की चिड़िया। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। एक नगर में राजा भीमसेन राज करते थे। उनके एक प्यारी सी राजकुमारी थी, ब्रजबाला। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वे अपने महल के बाग में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक चिड़िया दिखाई दी। राजा उस चिड़िया के पास गए तो देखा वह सोने की तरह चमक रही थी। राजा, अरे यह कैसी चिड़िया है? मैंने तो ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी। चिड़िया, राजा मैं सोने की चिड़िया हूँ। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए कि सोने की चिड़िया इंसानों की आवाज में बात कर रही है। राजा, अरे चिड़िया, तू इंसानों की आवाज में कैसे बात कर रही है? चिड़िया, मैं दूर पहाड़ के पीछे से आई हूँ, वहाँ सब मेरी जैसी सोने की चिड़िया रहती हैं। मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई, अब मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम करके चली जाऊंगी। राजा, रुको चिड़िया, क्या तुम मेरे महल में रह सकती हो? मेरी बेटी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चिड़िया, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मेरा मन करेगा मैं यहाँ रहूंगी। जब मैं जाना चाहूंगी मुझे जाने दोगे? राजा मान जाता है। वह अपनी अंगुली पर बैठाकर उस सोने की चिड़िया को अपनी बेटी ब्रजबाला को देता है। ब्रजबाला उसे देखकर बहुत खुश होती है। ब्रजबाला उस चिड़िया को बहुत प्यार से रखने लगती है। दोनों बहुत देर तक बात करती रहती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया रो रही थी। ब्रजबाला, क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? चिड़िया, मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है, अब मैं जाना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्रजबाला अपने पिता के पास गई, उसे सारी बात बताई। ब्रजबाला, पिताजी इसे रोक लो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। राजा अपनी बेटी की बातों में आ गया। उसने चिड़िया से रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। उसने राजा को उसका वचन याद दिलाया। राजा, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं रुकी तो मैं तुम्हें पिंजरे में कैद कर लूंगा। चिड़िया, तुमने वचन दिया था, अब तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। चिड़िया उड़कर चली गई। राजा उसे पकड़ ना सका। यह देखकर ब्रजबाला बेहोश हो गई। राजवैद्य को बुलाया गया। बहुत मुश्किल से ब्रजबाला को होश आया, लेकिन वह न किसी से बात कर रही थी, न कुछ खा रही थी। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो कोई सोने की चिड़िया लाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ऐलान सुनकर बहुत से लोगों ने उस पहाड़ी के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन कोई वहां तक पहुंच नहीं सका। इधर ब्रजबाला की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रात के समय राजा अपने महल की खिड़की के पास खड़े होकर रो रहा था। राजा, काश मैंने वह चिड़िया अपनी बेटी को ना दी होती। काश मैंने उस चिड़िया को कैद करने की कोशिश ना की होती तो वह रुक जाती। कुछ देर बाद उसे खिड़की पर वही चिड़िया बैठी दिखाई दी। चिड़िया, क्यों राजा, क्या हुआ? अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मुझे नहीं ला पाए। राजा, चिड़िया रानी मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी को बचा लो। चिड़िया उड़कर ब्रजबाला के पास पहुंच जाती है। चिड़िया को देखकर ब्रजबाला बहुत खुश होती है। चिड़िया कुछ दिन वहीं रुकने लगती है। जब ब्रजबाला पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो चिड़िया जाने के लिए कहती है। चिड़िया,
ब्रजबाला, मुझे जाने दो, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब तुम मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगी। ब्रजबाला मान जाती है। राजा, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। चिड़िया, एक बात याद रखना, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना। यह कहकर चिड़िया उड़ जाती है। इसके बाद जब भी ब्रजबाला उसे याद करती है वह आ जाती है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंताजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ये वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी दा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी इन सभी बातों को समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सगुन में चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला जो फूले ना समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए हुए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वो उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके।
पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे के आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 माह सदाव्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वो जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोले को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिया फोड़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। या हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन अचंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे या साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपके बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा,
बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले। अब मैं एक भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ी लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर से निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचा भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ी, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न अस्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ में डांवाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तस्वीर में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वो एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वो अपने कामकाज में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्यबाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटुवाक, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वो इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे,
एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाता तो अवश्य या क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछाइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुककर दंडवत किया और लल्लो चप्पो की बात करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की या ठाकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख कर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ,
जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियत किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात में इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी भूत पर विजय। किसी गांव में एक ठठेरा रहता था। वह केवल पीतल की घंटियां बनाता था। एक दिन उसे अपनी बनाई घंटी देने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। उस गांव में पहुंचने के लिए उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। उस जंगल से गुजरते समय एक शेर ने ठठेरे पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। मारने के बाद शेर ठठेरे के शव को अपनी गुफा में अकेले आराम से खाने के लिए ले गया, लेकिन ठठेरे की घंटी वहीं सड़क पर पड़ी रह गई जहां शेर ने उस पर हमला किया था। कुछ दिनों बाद बंदरों का एक झुंड जंगल में उसी स्थान से गुजरा जहां घंटी पड़ी थी। उनमें से एक बंदर की नजर चमकती हुई पीली वस्तु पर पड़ी तो उसने उसे उठा लिया। उठाते समय घंटी ने आवाज की। घंटी की आवाज सुनकर बंदर खुश हो गया। उसने घंटी को जोर से हिलाया तो उसमें से और अधिक ऊंची आवाज निकली। अब तो बंदर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और चकित होकर उसने घंटी को जोर जोर से हिलाकर बजाना शुरू कर दिया। इस तरह घंटी जोर जोर से बजने लगी। घंटी की आवाज सुनकर झुंड के अन्य बंदर भी एकत्रित होकर घंटी की आवाज ध्यान से सुनने लगे। घंटी की आवाज सभी बंदरों को इतनी आकर्षक लगी कि वे उसे लेकर उस पेड़ पर चले गए जिस पर वे सभी रहते थे। वहां उन्होंने उसे अपने पेड़ की एक टहनी पर टांग दिया। अब जिस किसी बंदर का मन घंटी की आवाज सुनने को करता वह घंटी को जोर से हिला देता। इस प्रकार घंटी सभी बंदरों, विशेष रूप से नन्हे बंदरों के लिए एक खिलौना बन गई थी। परिणाम स्वरूप घंटी लगभग पूरा दिन बजती रहती। रात के समय सोते हुए बंदर हिलते तो जिस टहनी पर वे सोए होते वह टहनी हिल जाती थी और इस प्रकार घंटी बज उठती। अब ठठेरे के गांव में रहने वाले लोगों को घंटी की आवाज लगातार दिन और रात सुनाई देने लगी। उन्हें पता चल चुका था कि ठठेरा शेर का ग्रास बन गया था। इसलिए कुछ गांववासी कहने लगे कि ठठेरे का भूत ही वह घंटी बजाता रहता है जो उसकी मृत्यु से पहले उसके पास थी। धीरे धीरे इस कहानी पर गांव के सभी व्यक्तियों ने विश्वास कर लिया।
इस प्रकार जब भी उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती, वे मारे डर के कांप उठते थे। भूत का भय गांव में कुछ इस प्रकार फैल गया कि लोगों ने संध्या बेला के पश्चात जंगल में जाना बंद कर दिया। लेकिन इसी बीच बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें घंटी की आवाज दिन के समय भी सुनाई देती थी। अतः गांववासियों ने दिन के समय भी जंगल में लकड़ी काटने या जानवरों को चराने जाना बंद कर दिया। इस प्रकार जंगल एक ऐसा स्थान बन गया जिसके नाम से सभी गांव वाले थर थर कांपने लगे। इस बात का गांववासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वे अपनी रोजमर्रा की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जंगल पर निर्भर करते थे। इसलिए सभी गांववासियों ने जल्दी ही भूत को भगाने के तरीके खोजना शुरू कर दिया। परंतु गांव का प्रत्येक व्यक्ति भूत के नाम से इतना अधिक भयभीत था कि किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि भूत की समस्या से कैसे निपटा जाए जिससे सबकी जान बच सके। इसलिए यह देखते हुए गांव के मुखिया ने अंत में पूरे गांव की एक सभा बुलाने का निर्णय लिया ताकि मिलजुल कर भूत की समस्या पर विचार किया जा सके। गांव का प्रत्येक बूढ़ा, जवान तथा बच्चा भी उस सभा में भाग लेने के लिए आया। मुखिया ने प्रत्येक गांववासी से निवेदन किया कि वह भूत की समस्या से निपटने के लिए कोई सुझाव दें, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। काफी सोच विचार के बाद आखिर मुखिया ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति भूत को भगाएगा उसे बहुत सा धन व इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा के पश्चात कई दिन बीत गए, परंतु इनाम पाने का लालच भी किसी व्यक्ति को यह काम करने के लिए प्रेरित न कर पाया। गांव में एक बुद्धिमान बुढ़िया रहती थी। वह किसी भी प्रकार से यह मानने को तैयार न थी कि जंगल की ओर से आने वाली घंटी की आवाजें किसी भूत के कारण आ रही थी। उसने पूरे किस्से पर काफी समय तक गौर किया और तब जंगल में जाकर घंटी के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उसका मानना था कि भूतों के पास अपनी उपस्थिति महसूस करवाने के लिए जंगल में बैठकर दिन रात घंटी बजाने की बजाय अन्य बेहतर तरीके भी थे। इसलिए बुढ़िया ने गांव के मुखिया के पास जाकर उसे अपना निश्चय बताया। वह उसके निश्चय के विषय में सुनकर दंग रह गया। उसे लगा कि बुढ़िया की आयु इतनी अधिक थी कि वह भूत से निपट नहीं पाएगी, लेकिन वह बुढ़िया अपनी जिद पर अड़ी रही। इसलिए गांव के मुखिया ने उसे जंगल में जाने की अनुमति दे दी। बुढ़िया ने अपने घर पहुंचकर जंगल में जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने लिए खाने का एक पैकेट तैयार किया। साथ ही उसने अपने साथ ले जाने के लिए भुनी हुई मूंगफली तथा चनों से भरी एक थैली ली। तब उस लंबी दूरी को तय करने में सहायता के लिए वह एक लंबा सा मजबूत डंडा लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। अपनी धीमी चाल के कारण बुढ़िया को जंगल तक पहुंचने में काफी समय लगा। हालांकि वह धीरे धीरे चल रही थी, फिर भी मार्ग में वह कहीं रुकी नहीं और दोपहर तक जंगल में पहुंच गई। जंगल में पहुंचने के बाद बुढ़िया ने घंटी की आवाज की दिशा में चलना आरंभ कर दिया। उसे काफी चलना पड़ा क्योंकि घंटी की आवाज जंगल के सबसे घने भाग से आ रही थी, लेकिन वह हिम्मत करके चलती रही और जल्दी ही उस स्थान पर पहुंच गई जहां बंदरों ने घंटी टांग रखी थी। जिस पेड़ पर बंदरों ने घंटी के साथ अपना बसेरा बना रखा था, बुढ़िया उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदरों को घंटी के साथ खेलते देखकर वह गांववासियों के भूत की कहानी के विषय में सोचकर मन ही मन हंसे बिना न रह सकी। घंटी को देखकर उसने सोचा कि उसकी सोच सही थी। घंटी बजने के रहस्य के पीछे उसकी सोच के अनुसार आखिर सीधा साधा कारण ही निकला। अब तो बस उसे किसी प्रकार बंदर से उस घंटी को प्राप्त करना ही शेष था। इस विचार के साथ ही बुढ़िया ने अपने थैले में से भुनी हुई मूंगफली तथा चने निकाले, जिन्हें वह बड़ी समझबूझ से अपने साथ लाई थी। उसने उन्हें जमीन पर बिखेर दिया। मूंगफली तथा चने देखकर एक बंदर शोर मचाता हुआ
अपने साथियों को भोजन की सूचना देते हुए अपने मनपसंद भोजन की ओर लपका। कुछ ही क्षणों में अन्य बंदर भी बुढ़िया के इर्द गिर्द जमा हो गए, इसलिए उसने अपने थैले में पड़ी सारी मूंगफली तथा चने जमीन पर गिरा दिए तथा दबे पांव उस पेड़ की ओर लपकी जिस पर घंटी लटकी थी। अपने लंबे डंडे के सहारे उसने घंटी पेड़ से उतारी तथा जंगल के बाहर बहने वाली नदी की ओर चल पड़ी। नदी पर पहुंचकर बुढ़िया ने घंटी उसमें फेंक दी तथा मुस्कुराते हुए उसे पानी में डूबते देखती रही। वह यह सोचकर खुश थी कि जंगल में बजने वाली घंटी के रहस्य का उसने अंत कर दिया था। गांव में पहुंचकर बुढ़िया ने गांव के मुखिया को बताया कि उसने घंटी वाले भूत को भगा दिया। मुखिया को अपने कानों पर विश्वास न आया, इसलिए उसने बुढ़िया से कहा कि वह कुछ दिन प्रतीक्षा करने के पश्चात ही उसकी बात पर विश्वास करेगा, ताकि सब गांव वासियों को यह पता लग सके कि भूत सचमुच भाग गया या नहीं। बुढ़िया इस बात के लिए राजी हो गई। अगले 7 दिनों में किसी भी गांववासी को घंटी की आवाज ना तो दिन में और ना रात में सुनाई दी, लेकिन 1 और सप्ताह तक प्रतीक्षा करने के बाद ही सब गांववासियों ने विश्वास किया कि भूत सचमुच भाग गया है। इसलिए 15 दिन के बाद गांव में एक बड़ा सा उत्सव आयोजित किया गया। गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें भाग लिया। सारे गांव के सामने मुखिया ने बुढ़िया का खूब आदर सत्कार करने के साथ साथ उसे इनाम भी दिया। वह बहुत खुश थी। आखिर उसने इतना सम्मान तथा इनाम अपने साहस तथा बुद्धिमानी के बल पर जो प्राप्त किया था। गांव का हर व्यक्ति बुढ़िया के कारनामे के बारे में सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ था। इनाम के धन की सहायता से बुढ़िया अब एक आरामदायक जीवन बिताने के योग्य हो गई थी। अपने साहस तथा चतुराई से भूत भगाने के कारण वह बच्चों तथा बड़ों दोनों में ही बड़ी लोकप्रिय हो गई थी। अब वह हर शाम गांव के अधिकतर बच्चों तथा बड़ों को भी अपने घर पर पाती। वे उससे भूत को भगाने की कहानी सुनने आते थे और बुढ़िया भी चटकारे ले लेकर कहानी को कई रुचकर मोड़ देकर सुनाती तथा हर बार कहानी में कोई नई रोमांचकारी घटना जोड़ देती, जिससे सभी खुश हो जाते। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं रूसी लोक कथा चोरी की सजा। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। उस खेत में ही कुछ सब्जियां बोकर और उन्हें बेचकर किसान अपना व अपनी पत्नी का गुजारा करता था। एक बार किसान ने सोचा कि इस बार वह पूरे खेत में सलगम बोएगा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मैं सोचता हूँ कि इस बार खेत में सलगम बो दूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? पत्नी ने कहा, सलगम की फसल अच्छी हो गई तब तो हम आराम से रह सकेंगे, वरना भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं फसल को समय पर पानी दूंगा, खूब देखभाल करूंगा तो फसल जरूर ही अच्छी होगी, किसान ने कहा। फिर किसान ने अपनी फसल खेतों में बो दी। किसान की किस्मत अच्छी थी कि इस बार सलगम की फसल बहुत अच्छी हुई। एक दिन बूढ़ा किसान खेत पर गया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि खेत में जगह जगह सलगम के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसने झुककर देखा कि ढेरों सलगम फैली पड़ी है, परंतु सभी के छोटे छोटे टुकड़े बचे पड़े हैं। किसान की समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। वह सोचने लगा कि यदि कोई आदमी सलगम चुराता तो पूरी ही उठा कर ले जाता। सलगम के टुकड़े करके तो किसी ने मेरा नुकसान करने की कोशिश की है। यह काम जरूर किसी दुश्मन का है। यह सोचते सोचते वह घर पहुंच गया और अपनी पत्नी से बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी दुश्मनी किससे है। उसकी पत्नी बोली, हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं, जरा खुलकर बताओ बात क्या है। किसान बोला, किसी ने हमारा नुकसान करने की कोशिश की है। अपने खेत में ढेरों सलगम के टुकड़े पड़े हैं। अगर कोई चुराता तो सलगम ही निकाल कर ले जाता, या तो किसी दुश्मन की चाल लगती है।
जो उसने सलगम के टुकड़े कर डाले। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? उसकी पत्नी बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग बूढ़ा हो गया है, तभी दुश्मन की बात सोच रहे हो। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? जरूर कोई जानवर हमारी फसल खा रहा होगा। बूढ़े किसान को बुढ़िया की बात जच गई और वह रात को पहरा देने खेत पर चला गया। वह हाथ में कुल्हाड़ी लिए खेत के किनारे घास में छिपकर बैठ गया। आधी रात में अचानक भालू आया और सलगम निकाल कर कुछ खाने लगा और कुछ फेंकने लगा। किसान ने आओ देखा ना ताओ अपनी कुल्हाड़ी जोर से भालू की तरफ मारी। कुल्हाड़ी भालू के पिछले पैर में लगी और उसका एक पैर कटकर गिर गया। भालू दर्द से चिल्लाता हुआ लंगड़ा कर जंगल की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद किसान ने भालू की टांग उठाई और घर पर आ गया। बुढ़िया टांग देखकर खुश हुई। बुढ़िया ने टांग को धोकर उसकी खाल उतार दी, उसके बालों से ऊन बुन लिया और फिर टांग का मांस पकने रख दिया। किसान और पत्नी ने जमकर मांस का आनंद लिया। उधर टांग कटने से परेशान भालू किसान से बदला लेने की सोचने लगा। वह जंगल में गया और एक पेड़ से लकड़ी तोड़कर उसकी चौथी टांग बना ली और ठक ठक की आवाज के साथ चलने लगा। फिर एक दिन मौका देखकर वह सुबह को किसान के घर पहुंच गया। वह बाहर से गीत गुनगुनाने लगा, मेरी टूटी टांग मुझे तू पहचान, तूने अपाहिज मुझे बनाया, आजा आजा बाहर आजा, मुश्किल में है तेरी जान। भालू की आवाज सुनकर किसान और उसकी पत्नी थर थर कांपने लगे। वे जल्दी से दरवाजा बंद करने दौड़े, परंतु भालू तब तक भीतर आ चुका था। दोनों लोग डर कर अलमारी के भीतर घुस गए। भालू घर में इधर उधर गाना गाता और लंगड़ाता हुआ घूम रहा था। उसकी लकड़ी की टांग खट खट की आवाज कर रही थी। अचानक उसकी लकड़ी की टांग निकल गई। वह अपना संतुलन खो बैठा। भालू घर की सीढ़ियों के पास बने तहखाने में जा गिरा। किसान को ज्यों ही भालू के तहखाने में गिरने की आवाज आई, उसने अलमारी से निकलकर तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। किसान की पत्नी घर के बाहर जाकर शोर मचाने लगी। सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर भालू को मार डाला। अब किसान चैन से रहने लगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रूसी लोक कथा चोरी की सजा।